So now we are going to jump on the another topic, that is resource planning. The resource planning is basically a technique or a strategy through which the proper utilization of resources are being designed. So, and by doing this resource planning also help in reducing the wastage of the resources, and it also helps to this have a control on the environmental pollution. So it it conserve the future of our coming generation, and it makes sure that we are going to utilize the resources, we are not going to exploit it. ठीक है, so we can divide the resource planning into three parts. क्या है resource planning, क्या है? The first part is that it is the process of the identification and inventory of resource in an area. This involves surveying, mapping, assessing the quality and quantity of a resource. For example, if we want to explore the earth or if we want to explore some more nature, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किसी जगह पे कोई एक लैंड है, कोई एक जगह है, वहाँ पे हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे? ये चेक करेंगे कि क्या वहाँ पे किसी तरह का रिसोर्स अवेलेबल है, क्या वहाँ पे किसी ऐसी तरह का नेचुरल गिफ्ट है जिसको हम किसी मेथड का इस्तेमाल करके ह्यूमन यूज़ में ला सकते हैं, और अगर है तो उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी कितनी है. ठीक है, क्या उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी इतनी अच्छी है कि उसके लिए हम अपनी टेक्नोलॉजी यूज़ करें, उसके ऊपर पैसे इन्वेस्ट करें. ठीक है, तो इसको करने के लिए हमें क्या करना होता है? हम सबसे पहले सर्वे करते हैं, फिर हम मैपिंग करते हैं, ये सब चीज़ें हम चेक करते हैं कि भाई कहाँ कितने लैंड में ये रिसोर्स अवेलेबल है, कितना इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, इसमें कितना अमाउंट ऑफ मनी की ज़रूरत होगी. तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि रिसोर्स की अवेलेबिलिटी क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है. ठीक है, सेकेंड स्टेज में हम क्या चेक करते हैं? वी चेक और what we do, we involves the assessment of demand in market, importance of economy and availability of technology for developing that resource. First we see that are we really looking for that resource, or is that resource is going to be productive for us. मार्केट डिमांड क्या है? जैसे कि देखो, अर्थ में जितनी भी चीज़ें अर्थ से हमें मिलती हैं वो सारी चीज़ों की डिमांड नहीं होती है. बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम ह्यूमन यूज़ नहीं कर सकते हैं, या वो हमारे हेल्थ के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए वो यूज़फुल नहीं है. तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो रिसोर्स अवेलेबल है वो कहाँ पे है, कितना है, क्वांटिटी कैसी है, क्वालिटी कैसी है. उसके बाद हम ये देखते हैं कि क्या उस रिसोर्स की मार्केट में डिमांड है, या क्या वो इतना इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए कि उस पे हम टेक्नोलॉजी उसके ऊपर हम टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन करें, और उसके ऊपर हम उसको डेवलप करने के लिए हम बाकी के एक्सपेंसेस बियर करें. क्या ये रिसोर्स इतना इम्पॉर्टेंट है? थर्ड पॉइंट क्या आता है? It includes the planning for the resource exploitation and its contribution in the growth of national economy. It makes sure that we should stop the exploitation of the resource, and what is the contribution or what would be the contribution of that particular resource in the growth of national इकोनॉमी. दैट मीन्स कि क्या कोई रिसोर्स इतना अच्छा है, कोई एक ऐसा स्रोत जो है वो ऐसा है कि वो हमारे कंट्री के लिए बेनिफिशियल हो, हमारे लोगों के लिए बेनिफिशियल हो. तो ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं. अच्छा, एक टॉपिक आता है कि जब हमने अभी बात की कि भाई कंजर्वेशन ऑफ और द प्रिजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज आर नीडेड. दिस इज़ सो वेरी इम्पॉर्टेंट टू प्रिजर्व द रिसोर्सेज. उसको हमें बचा के रखना चाहिए, जिसमें मैंने आपको DIA बताया, दिया का कॉन्सेप्ट. उसी समय 1992 में एक रियो समिट हुआ था, रियो अर्थ समिट, जो कि हुआ था रियो डी जेनेरियो में. ठीक है, ये जो अर्थ समिट था, इसका जो इसमें क्या पॉइंट्स डिस्कस किए गए थे? इसमें ये डिस्कस किया गया था कि हम एनवायरनमेंट को कैसे हेल्दी रख सकते हैं, पॉवर्टी को कैसे हम दूर कर सकते हैं. इसी तरीके से कुछ 21 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन हुआ, और इसमें मोर देन 100 नेशंस ने क्या किया था? कोलैबोरेट किया था.
इनका जो एजेंडा था, द एजेंडा वॉज टू इंश्योर टू to stop the exploitation of the natural resources. The agenda was to ensure that all the resources should be utilized in a productive way, and human should not take it for granted, and we humans should respect the nature's gift which is given to us. ठीक है, जिसमें बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस भी ड्रॉ किए गए थे, जिसके अनुसार किसी भी कंट्री को लिमिटेशंस भी दी गई थी कि दिस पर्टिकुलर कंट्री is bound, is forced to use only this much of extraction of the natural resources. ये जो रियो समिट आपका हुआ था, जिसकी अभी मैं बात कर रही हूँ, ये इसका जो मैंने अभी आपको एजेंडा बताया कि बेसिकली ये इस पर्पस के लिए डिज़ाइन किया गया था, और इसका पर्पस यही था कि कितना ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में जो रिसोर्स अवेलेबल है उसमें कितना ज़्यादा हम यूटिलाइज़ करें, किस तरह के रिसोर्स की ज़रूरत पड़ सकती है, किस तरह के रिसोर्स की ज़रूरत नहीं होती है। तो बेसिकली इसको ये जो इसमें एक एसोसिएशन बना उसको कहा जाता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, जहाँ पर कि एनवायरनमेंट और उसके डेवलपमेंट के बारे में बात की जा रही थी, और ये श्योर किया जा रहा था कि किसी भी फॉर्म में हमें सस्टेनेबल लाइफ जीने के लिए लोगों को अप्रोच करना चाहिए, जिसमें मिनिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज हो, ताकि वो जो रिसोर्सेज हैं वो कॉमनली स्प्रेड हो अमंग द पीपल, जहाँ पे कि एक वो जो ब्रिज था रिच एंड पुअर पीपल में, प्रिविलेज और अंडर प्रिविलेज सोसाइटी में, इस ब्रिज को, इस गैप को कवर किया जा सके, इसको कोप अप किया जा सके। तो ये इसका फॉर्मुलेशन था। Now I'm going to teach you the another point, that is land resources. Okay, so this we are going to study in the context of India. So as you all are aware that the geographically India is very sound. We have mountains, we have plateaus, we have plain, we have huge water bodies, we have forest. So ecologically, biologically, geographically, India is very sound, very rich in the natural resources. So see, why we're going to study the land, because land is the most important feature when it comes to the resources, because whatever resources we have, more than 90% resources comes from the land. If we are mining something, definitely it's on land. If we are making some buildings or construction or the infrastructure we have made, that is made on the land. So that means everything belongs to land. If you want to keep your feet, definitely there has to be a piece of land. ठीक है, तो ये बहुत important है कि हम ये समझें कि land जो है वो, this is the basic resource on which a man lives, and we perform most of our activities. So it shows that how much land is important. It is the base over which, see, when we talk about the land, definitely it's a base over which plants grow, vegetation flourishes, and man plows for the obtaining crops. All the agricultural activities, all the forestations, everything happens over the land. So when we see the land construction in India, we can see that we have a huge land which is very much fertile and which is very much diverse from one place to another. एज़ आई हैव डिस्कस्ड कि जब हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास बहुत बड़े माउंटेन्स भी हैं, प्लेन एरियाज़ भी हैं, जहाँ पर कि सबसे ज़्यादा मेजर एक्टिविटी जो है वो एग्रीकल्चर है, जिसका पर्पस क्या है कि पूरी कंट्री को फीड करना, पूरे कंट्री के लिए क्रॉप डेवलप करना, ग्रो करना क्रॉप को। ठीक है, सो ये सारे फीचर्स कहाँ से आते हैं? लैंड से आते हैं। Land is actually the basic source of soils and minerals. That's very obvious. So these are the features which are very much important for various aspects. That is, plains are important for agriculture and maximum concentration of the economic activities. जो कि सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो प्लेन्स में होती हैं. Now the plateaus they are actually the storehouse of minerals, forest, fossil fuels, फर्टाइल जो लैंड्स हैं, इन चीज़ों के लिए प्लाटूज बहुत यूज़फुल हैं. माउंटेन्स क्या करते हैं? माउंटेन्स प्रोवाइड फॉरेस्ट ऑफ सॉफ्टवुड ट्रीज, हर्ब्स,
दे आर द स्टोर हाउस ऑफ द वाटर। डेफिनेटली जितनी भी हमारी वाटर बॉडीज़ है, जो हमारी मेजर रिवर्स हैं, उनको वाटर कहाँ से सप्लाई होता है? थ्रू आउट वो वाटरी कैसे रहती हैं? वो थ्रू आउट वाटरी रहती हैं इन माउंटेन से। जो वहाँ का वो जो बर्फ़ होता है वो पिघलता रहता है, जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलते रहते हैं, जिसकी वजह से इन सारी नदियों में पानी आता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं लैंड यूटिलाइजेशन। सी, land on which we all perform and we live and we have been working a lot of activities. So land is something which is the most essential thing, and we cannot imagine our survival if land is not available. ठीक है, सो जब हम इसको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं तो इसमें हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे नेट सोन एरिया, जिसको NSA भी कहा जाता है। क्या है ये? देखिए, जो इंडिया का टोटल लैंड है, अगर हम बात करें टोटल जियोग्राफिकल एरिया की इंडिया की, तो वो है 328.73 मिलियन हेक्टेयर्स। लेकिन जो लैंड हमारे पास अवेलेबल है किसके लिए? जो लैंड हमारे पास अपने यूटिलाइजेशन के लिए अवेलेबल है, या जो जिस पे हम अपनी सारे काम करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, जहाँ पे कि हम रहते हैं, वो कितना है? वो 305.94 मिलियन है, जो कि टोटल लैंड का 93% ऑफ एरिया को कवर करता है। ठीक है, अब हम बात करें नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया क्या है? ये एक्चुअली इट शोज, आई मीन इट इज़ द एरिया which is actually available for cultivation. This is the area where cultivation practices, where cultivation happens, where crop production happens. So it is the most important land use pattern in India. So net sown area in India is 139.93 million hectare, which is the 45.74%. ठीक है, अब ये क्या होता है? देखिए, when the same area is plot more than once in an agriculture year, it is referred as a gross sown area. Net sown area क्या हुआ कि once in an agriculture year, जो कि साल में एक बार वो लैंड में हम एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हैं, वो हुआ हमारा नेट सोन एरिया। लेकिन उसी लैंड पे, कुछ लैंड पे जिस पे कि एक से ज़्यादा बार जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो रही है, वो आपका होता है, उसको इन दोनों को मिला करके आपका बनता है ग्रॉस सोन एरिया। ठीक है, तो ये तो हो गया कि हमारा लैंड यूटिलाइजेशन में नेट सोन एरिया क्या है, वो कितना लैंड है जिसको इंडिया यूज़ करता है। दूसरा आता है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट आपको पता है फॉरेस्ट की क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है, या इसको क्यों हमें डिफॉरेस्टेशन को प्रमोट नहीं करना चाहिए, एफॉरेस्टेशन को करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारी ऐसे स्पीशीज़ को का सर्वाइवल प्लेस है, उनके लिए ये एक लाइफ लाइन है। इस वजह से हमें फॉरेस्ट को जो है वो प्रिजर्व रखना चाहिए। प्लस इकोलॉजी को जो है बैलेंस करने के लिए 33% लैंड एरिया कंट्री के हिसाब से हमारे कंट्री का होना चाहिए, जो कि इससे काफ़ी कम है। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है लैंड विच इज़ नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन। सी, वॉट एवर लैंड वी हैव अवेलेबल, like we are available with, the whole land is not fertile, the whole land is not cultivable. क्यों? द फर्स्ट थिंग इज़ बैरन एंड वेस्ट लैंड। ये वो लैंड्स होते हैं जो कि बैरन है, जो कि अनफर्टाइल है, जो कि प्रोडक्टिव नहीं है, नॉन प्रोडक्टिव है। ये आपका डेजर्ट एरिया हो सकता है, ये आपका मार्शेस हो सकते हैं, रॉकी एरियाज़ हो सकते हैं, स्नो एरियाज़ हो सकते हैं। ये ऐसी जगह हैं जहाँ पर कि किसी भी तरह का जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो परफॉर्म नहीं की जा सकती है। लेकिन यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे रोड्स होती हैं, या तो यहाँ पे या फिर फैक्ट्रीज़ बनी हुई होती हैं, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे होती हैं। ठीक है, नाउ सेकेंड आता है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल एरिया। When we talk about a country's context, so definitely it's not always, or it's not all about agriculture. There are many non-farming activities also which are equally very important to develop a country, or to give a broader aspect or the broader dimension of development. What is that? See, we really need to build up area, we really need buildings, we need commercial complexes, hospitals, stadiums, schools, colleges, historical buildings, industries. So these are the things for them. For these many things, land is needed. Without land, these many things cannot happen.
तो ये वो एरिया होता है जो कि कल्चरल एग्रीकल्चरल यूनिट नहीं है यहाँ पे। ये दूसरा जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ है वो होती हैं, ठीक है। तो एक तो हो गया कि वो लैंड जो कि अवेलेबल नहीं है, उसमें क्या हो गया, पहला तो वो भैया फर्टाइल नहीं है, भाई कि वो उसमें फर्टिलिटी नहीं है, वो बैरन है, वो अनप्रोडक्टिव है। दूसरा वो हो गया जो कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ के लिए बना है, जहाँ पे कि दूसरी तरह की बिल्डिंग्स हैं, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट आता है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, ठीक है। अब इसमें क्या है, सी व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया एज अ country where we are very much dependent on the animals also or on the cattle also. Now where to graze them? If we have a cattle, where to graze them? Definitely we'll be looking for a grazing land. वो grazing land तो इंडिया में 3.35% जो है वो क्या है वो ग्रेजिंग लैंड है, जहाँ पर कि जानवरों को चरने के लिए उनको चाहिए होता है, ठीक है, उन्हें उनके भोजन के लिए चाहिए होता है। उसी के साथ साथ बहुत सारा लैंड जो है वो मिसलेनियस ट्री क्रॉप में आता है, जहाँ पे कि दूसरे तरह की फार्मिंग की जा रही है, जो कि जहाँ पे दूसरे तरह के प्लांटेशंस हुए हुए हैं। तो ये वो लैंड होते हैं जो कि मिसलेनियस कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट आता है लैंड विच इज़ कल्चरेबल वेस्टलैंड। कल्चरेबल वेस्टलैंड क्या होता है, these lands are left uncultivated for more than 5 agricultural year। ये वो एरिया होता है जो कि 5 साल से ज़्यादा समय तक जिस पर किसी भी तरह का एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं परफॉर्म हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका कल्चरेबल वेस्ट लैंड, ठीक है, जहाँ पर कि किसी भी तरह मतलब 5 साल से इस जगह को ना तो एग्रीकल्चरल प्रोसेस के लिए इस्तेमाल किया गया है और ना ही यहाँ पे किसी तरह की नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है फैलो लैंड। फैलो लैंड क्या है, इट इज़ अ एग्रीकल्चरल लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर फ्यू मंथ्स और फ्यू ईयर्स फॉर रीगेनिंग सॉइल फर्टिलिटी। सी जब हम सॉइल फर्टिलिटी की बात करते हैं तो ये आप लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि वी रियली नीड टू गिव अ स्पेस टू लैंड टू रिप्लेनिश इट्स न्यूट्रिएंट्स। यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव अ स्पेस टू लैंड टू ब्रीथ। तो उसमें क्या होता है, उसमें मल्टीपल क्रॉपिंग हो जाती है, रोटेशन हो जाता है। तो फैलो लैंड क्या होता है, फैलो लैंड वो लैंड है जिसको कि कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए या कुछ एक आध साल के लिए यहाँ पे किसी भी तरह का एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं किया गया है, ताकि जो लैंड है वो रिप्लेनिश हो जाए, वो अपने न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश कर ले, ठीक है। नाउ करंट फैलो लैंड। करंट फैलो लैंड क्या होता है, द फार्मिंग लैंड विच इज़ लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर फ्यू मंथ्स टू 1 एग्रीकल्चरल ईयर। यहाँ पे क्या है कि भाई ये जो है 1 महीने से लेकर के 1 साल तक इस पर किसी भी तरह की एक्टिविटी नहीं हुई है, इसको कहा जाता है आपका करंट फैलो लैंड, ठीक है। सो ये हमने अभी तक समझा कि भाई किस तरह से जो लैंड का यूटिलाइजेशन है इंडिया में वो होता है। तो टोटल लैंड का 93% लैंड इंडियन यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं, लेकिन उस 93% में 46% जो लैंड है वो हमारा एग्रीकल्चरल लैंड है, जिस पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ प्रैक्टिस की जाती है। उसके अलावा जो क्लासिफिकेशंस हुए हैं इफ यू सी, तो वो क्लासिफिकेशंस आर मेड फॉर सेवरल other practices which are equally important, and to complete the demand and to fulfill the demand of the society, this distribution of land is very much essential in country like India, okay. So in this audio, I'm going to discuss the degradation of land resource. What's degradation? Degradation means declining the productivity of land. Means क्या है, जो लैंड की फर्टिलिटी है, जो उसकी क्वालिटी है, उसको डिग्रेड करना, उसको डाउन करना, उसको नीचे ले आना, ये होता है आपका डिग्रेडेशन। सो इसके क्या कॉजेज़ होती हैं, सी ये आपने बहुत बार पढ़ा है, बहुत सारे क्लासेस में हमने पढ़ा है कि जो लैंड डिग्रेडेशन होता है इसके मल्टीपल रीज़न होते हैं। कई बार ये नेचुरल भी होता है, बट येस मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ ऑल मैन मेड। इट्स वी हु हैव डिग्रेडेड द क्वालिटी ऑफ लैंड, इट्स वी हु हैव कॉज्ड ऑल द प्रॉब्लम्स in which we are suffering now,
It's we human who have taken all the natural resources for granted, and now nature is punishing us, you know. So land degradation के जो सबसे important causes हैं वो क्या है? सबसे important cause that the large scale deforestation to make way for the agriculture, new towns and cities, industrial and transportation. What we people have done, we have made the land or the forest for our own purpose, and the you know the construction of the land is in such a way जहाँ पे कि जैसे मैंने बताया कि जो लैंड है उस पे जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट का काम क्या है? फॉरेस्ट जैसे मैंने बताया कि वो बायोलॉजिकली इकोलॉजिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है बहुत सारी स्पीशीज़ के लिए, बहुत सारी कम्युनिटीज़ के लिए। लेकिन हमने क्या किया? हमने डिफॉरेस्टेशन किया। डिफॉरेस्टेशन से क्या कर दिया? हमने जो बैलेंस ऑफ नेचर है उसको गड़बड़ कर दिया। Plus, the another thing is the overgrazing of pasture by cattle, sheep, and goats. The increased salinity and alkalinity of soil due to over irrigation. Next is digging and construction of work. Urbanization and industrialization. ये भी एक बहुत बड़ा cause है. Plus the disposal of um, polluted water and polluted things on the land. These are the important features which have caused the degradation of the land. इसको कंजर्व कैसे कर सकते हैं? कंजर्व करना मतलब कि कैसे, हमने प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी, हमने लैंड को डिग्रेड कर लिया, हमने उसको पोल्यूट कर दिया, हमने उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको हमने रिप्लेनिश नहीं किया, उसकी जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं उसको हमने उसके साथ हमने एक्सप्लॉइटेशन किया। तो अब क्या करना है? अब करना है इसको प्रिजर्व करो, इसको रिस्टोर करना। रिस्टोर कैसे कर सकते हैं? वी ऑल नो कि लैंड को अगर हमें रिस्टोर करना है, वी रियली नीड टू go for the afforestation, and हमको क्या करना है? To protect the existing forest cover, and we just really need to develop the shelter belt also. We need to grow grass or bushes for stabilizing sand dunes. We need to stop overgrazing of the pasture lands, and we really need to prevent them. We need to stop the soil erosion by checked planting vegetation. इसी के साथ साथ जो हमें साइंटिफिक फार्मिंग है उसको हमें सेंसिबली यूज़ करना है। Nowadays we Indian are using the modern technologies and modern way of agricultures. We are using a lot of tools and a lot of techniques. That is very good because at some point we really need to feed the country, and for that we need to go for the modern technology. Why we should go? Because the classical or the traditional way of agriculture is not that much productive. So by using the modern technology, by using the hybrid yield seeds, by using the manures, by using the fertilizers, pesticides, ये सब का इस्तेमाल हमें करना है, लेकिन सेंसिबल वे में करना है। ठीक है? So by doing that we can restore the fertility of the land, and we can restore the productivity of the land. So the next point is soil. What is soil? Soil covers the earth's surface, and it is the only medium in which the plants grow. You know, all the natural vegetations, pastures, agricultures are supported by soils only. So if it is used judicially, soil will continue to exist as a renewable resource. But if you will not use it wisely, someday it will lose its fertility, and it will lose the growing capacity of its, and on that particular time we won't be able to produce anything from the soil. ठीक है? सो जब हम सॉइल के बारे में पढ़ते हैं, सो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है इस ये हमारा यू कैन से दैट सॉइल इज़ अ स्किन ऑफ द अर्थ। दिस इज़ समथिंग जहाँ से हमको सारी चीज़ें मिल रही होती हैं, हमें हमें प्लांट्स मिलते हैं, हमें भोजन मिल रहा होता है, जो जानवर होते हैं वो इसको ग्रेस करते हैं, वो यहाँ पे पैदा होने वाली चीज़ों से। तो in your book there are 6 type of soils are mentioned. So we'll go one by one. I'll explain you each and everything in detail. So first we are going to jump on the alluvial soil. What is alluvial soil? It is the most common soil found on the widespread in India, and we Indians are blessed to have the alluvial soil because it's very fertile, and the nutrient feature of this soil is very strong.
So and the important thing that all northern plain is covered by this एल्यूवियल सॉइल। तो ये वो सॉइल होता है जो कि सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। यहाँ पे एग्रीकल्चरल जो क्रॉप्स हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो होती हैं, और इंडिया का जो भी क्रॉप प्रोडक्शन है वो बेसिकली एल्यूवियल सॉइल की वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो ये जो है ये कैसे बन रहा होता है, ये जो रिवर्स के जो अपने साथ जो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लेकर के आती हैं, ये कंपोज होते होते ये क्या बनता है, बहुत हज़ारों सालों में इस तरह की जो मिट्टी होती है, जो सॉइल होती है वो तैयार होती है। इसके देखो इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, खादर और बांगर। बांगर सॉइल वो होता है जो कि थोड़ा पुराना होता है। ठीक है, ये बांगर सॉइल में कैसे होता है, ये थोड़ा सा इस पे न्यूट्रिएंट्स, इसमें फर्टिलिटी थोड़ी सी कम होती है क्योंकि ये एज्ड सॉइल होती है। जबकि खादर सॉइल जो होती है ये न्यू होती है, ये फ्रेश होती है, जिसकी वजह से इसमें जो प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है वो बहुत हाई होती है। ठीक है, ये एक एल्यूवियल सॉइल एक ऐसा सॉइल है जो कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है, बहुत ज़्यादा। और इसके कुछ फीचर्स अभी हम देखते हैं। It actually contains or consists the varying proportion of sand, clay and silt. This soil are coarse where the river have left mountains to enter plain, and when there is a sudden change in a slope from steep to gentle. So according to the age factor, as I said, that it could be divided into two parts, खादर and बांगर। बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल मिट्टी होती है ये। इसमें जो डेफिशिएंसी होती है वो नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक कंपोनेंट की होती है। तो बेसिकली ऐसे क्रॉप जिसमें नाइट्रोजन और आपके ऑर्गेनिक कंटेंट की ज़्यादा नीड होती है, वहाँ पे उन क्रॉप्स के लिए एल्यूवियल सॉइल वाली जगहों को वाली जो एरिया होते हैं, वहाँ पे इनको एक्सटर्नल फीड कराया जाता है, एक्सटर्नली इनको नाइट्रोजन वगैरह दी जाती है। नाउ कमिंग टू द ब्लैक सॉइल, व्हाई इट इज सेड ब्लैक सॉइल, क्योंकि ये जो बहुत टाइम पहले जो लावा हुआ करता था, जो वॉल्केनो इरप्शन से लावा बाहर आता था, ये उससे बनने वाली मिट्टी होती है, और ये दैट्स व्हाई इट इज़ ब्लैक इन कलर। इसको हम कहते हैं रेगुर भी कहते हैं और ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। ब्लैक कॉटन सॉइल क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई कॉटन के लिए, इसका प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छा होता है, ये पीनट प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये एक बहुत फाइन क्ले होता है, इसमें मॉइस्चर जो है वो बहुत लॉन्ग टाइम तक रहता है, और ये जो है इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसमें मैग्नीशियम है, पोटाश है, लेकिन इसमें फॉस्फेरिक एसिड जो है, फॉस्फेरिक कंटेंट बहुत कम होता है। दिस सॉइल is very fertile in lowlands where they are deep but not lower in fertility in the upland। ये जो सॉइल होते हैं ये क्या होते हैं, ये गर्मियों में जब आप देखेंगे इसको तो ये क्रैक हो जाते हैं, जिसकी वजह से, क्रैक हो जाने की वजह से इस सॉइल का एक और इम्पॉर्टेंट फीचर होता है कि ये जो है ये गर्मियों में क्रैक हो जाती है। ड्राई वेदर जब इसको मिलता है तो उसमें ये क्रैक होने की वजह से उस पर्टिकुलर सीज़न में ऑक्सीजन इसमें पेनिट्रेट होती है, और जिससे कि वो इसके न्यूट्रिएंट्स को और ज़्यादा रिप्लेनिश करती है। ठीक है, तो ये जिन एरियाज़ में पाया जाता है वो एरियाज़ जनरली आपके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सम एरियाज़ ऑफ गुजरात एंड छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका, ये वो एरिया होते हैं जहाँ पर कि आपका ब्लैक सॉइल मिलता है। Red and yellow soil. These soil are found in area of low rainfall in the eastern and southern part. ठीक है, they are generally black, I mean yellow and reddish। ये इनको कैमोफ्लेज करते हैं, ये कभी रेड होते हैं, कभी ये येलो होते हैं। बेसिकली उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ये वो एरिया होते हैं जहाँ पर कि रेड और येलो सॉइल पाया जाता है। ठीक है, सो ये भी बहुत फर्टाइल होता है, इसकी भी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं, और ये भी वाटर रिटेन करता है। इसमें भी नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक फॉस्फेरिक कंटेंट थोड़ा कम होता है, और इसको भी एडिशनल सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है। नाउ लेटराइट सॉइल क्या होते हैं, ये जो लेटराइट सॉइल है कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर। दिस सॉइल आर फाउंड इन द एरिया ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हेवी रेनफॉल। यहाँ पे मतलब जो भी आपका सदर्न पार्ट है वहाँ पे क्या होता है, बहुत गर्मी भी होती है,
और बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। तो उन एरियाज़ में जो कि जहाँ पे हेवी रेनफॉल होता है और जहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत हाई होता है, उन जगहों पर इसको क्या कहा, उन जगहों पर जो ये मिट्टी पाई जाती है इसको कहा जाता है लेटराइट सॉइल। ठीक है, बेसिकली ये कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, इन जगहों पर, ये जो हमारी ईस्टर्न घाट है वो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के, ये वहाँ पे पाए जाते हैं। जो लेटराइट सॉइल है, this is not very much suitable for the cultivation, but yes, it has a sufficient and appropriate fertilizers and manure can help. It means ki if you want to grow something on these on this soil, it's not self fertilized, you know. You really need to put some additional efforts, you really need to put some additional supplements to make it more fertile. ये इनका फीचर होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ एरिड और द डेजर्ट सॉइल। ये इसको बताने की ज़रूरत नहीं है भाई, ये बहुत ज़्यादा सैंडी होते हैं टेक्सचर में, लेस फर्टाइल होते हैं, इनमें जो है वाटर रिटेंशन बहुत लो होता है, इनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो बहुत लो होती है, वाटर अब्जॉर्ब बहुत करते हैं लेकिन रिटेन नहीं कर पाते हैं। तो इन जगहों पर जो फर्टिलिटी होती है, जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है वो बहुत लो होता है। नाउ फॉरेस्ट एंड द माउंटेन सॉइल, ये जनरली हिमालय बेल्ट में पाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, जितना आपका एरिया होता है जो कि माउंटेनी एरिया है, रॉकी एरिया है, इन जगहों पर जो पाया जाता है प्रोडक्शन, जो क्रॉप, वो आपकी होती हैं फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। So mountain soils on slope are coarse and gravely in nature. In valleys, the soils are loamy and silty. Naturally, soils are more fertile in valley than in uplands. So soils in uplands are shallow and deep, and these are the features जो कि जो mountain soil होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। Next point is what causes this soil erosion. ये टॉपिक आपने बहुत बार पढ़ा होगा, जिस पे आपने बहुत सारी डिबेट की होंगी, क्या है सॉइल इरोजन, या आप थर्ड फोर्थ से पढ़ते चले आ रहे हैं। सो इसको आपको दैट यू हैव टू वर्क ऑन दैट सॉइल इरोजन, दैट इज़ योर टास्क। एंड हियर आर सर्टेन थिंग्स विच आर मेंशन्ड इन दिस पर्टिकुलर topic which I'm going to read out, that indiscrimination clearance of forest and deforestation for agriculture causes the soil erosion. Practice of shifting cultivation by tribals in tropic forest. Third, overgrazing of pastoral land, जो कि मैंने बहुत बार आपको बताया। Construction and digging activities, जो कि humans करते आए हैं। Faulty farming techniques which are not good for the soil. We use it to produce more crops. This is also another way of making soil erosion. So when we see, there are some type of soil erosion: gully erosion, sheet erosion. Now what is gully erosion? It caused by rainfall when streams of water cut through fine soil, making furrows or deep channel of rain vines. Gully erosion renders land useless to farming, hence called bad land. When they commonly found in Chambal Valley in Uttar Pradesh and part of Madhya Pradesh. In that way means these all are made in a certain way कि जब इस तरह का erosion होता है। Now the next is that what is sheet erosion. It is caused in desert area and vast extensive farming land. इसमें क्या होता है, देखो जो शीट होती है, शीट को ऐसे समझे आप कि जो जो आपका लैंड बना है ये मल्टीपल लेयर्स के थ्रू बना हुआ है। तो वो इरोजन चाहे वो विंड के थ्रू हो, चाहे वो वाटर के थ्रू हो, जिसमें से कि जो टॉप लेयर है वो पूरी वॉश आउट हो जाती है, ये होता है आपका शीट इरोजन। ठीक है, तो इस तरीके से ये इस तरह के बहुत सारे इरोजन्स होते हैं जो कि वाटर के थ्रू होता है, विंड के थ्रू होता है। सो दैट इज़ हाउ द सॉइल erosion takes place. Now the point comes, can we conservation of soil possible? So yes, the conservation of soil is possible by doing a multiple activities which have been transformed in such a way कि वहाँ पे soil erosion को कम से कम किया जा सके. The first and the most important thing is afforestation. Afforestation is the most essential, most strong tool
टू प्रिजर्व द सॉइल। जितना ज़्यादा पेड़ है, जितना ज़्यादा पेड़ लगेंगे उतना ही ज़्यादा उनकी जो रूट होती है वो सॉइल को पकड़ के रखेंगे, जिससे कि जो इरोजन होता है वो बहुत कम हो जाएगा। दूसरा, जैसे कि जो सॉइल इरोजन है वो हर एक एरिया में, हर एक पार्ट में उसके डिफरेंट फीचर्स होते हैं। डिफरेंट जगहों पे वो डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिसेस के थ्रू किए जाते हैं। जैसे कि एफॉरेस्टेशन, एज आई टोल्ड यू, इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकंड, द प्रिवेंशन ऑफ ओवर ग्रेजिंग ऑफ द pasture land, and we really need to restrict the number of the cattles which are coming to graze the लैंड। हमें ये ध्यान देना होगा कि जो भी हमारा ग्रेज लैंड है, जो भी हमारा पैस्चर लैंड है, वो उस पर ग्रेजिंग जो है, जानवरों के जो जो चरने की प्रक्रिया है, जिसमें वो आते हैं और वो घास को चरते हैं, खाते हैं, उस पर हमें कंट्रोल करना होगा। Coming to the terrace farming, जैसे कि you might have seen somewhere in the hilly areas where they used to cut the mountains in multiple layers, and they in that way they try to stop this water erosion, soil erosion। उसी के साथ साथ बहुत सारी practices ऐसी होती हैं जिसमें कि soil erosion को control किया जाता है। तो इस वीडियो में इस ऑडियो में हमने पढ़ा कि जो आपका सॉइल रिसोर्स कितना इम्पोर्टेंट है, सॉइल हमें कैसे मिलता है। देन वी हैव स्टडीड द एल्यूवियल सॉइल, जिसका मेन फीचर क्या है, ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है, जो कि पूरे नदर्न प्लेन में है, पूरे पेनिसुलर इंडिया में है, डेल्टाज में है, ये पाई जाती है। इसके फीचर्स ये होते हैं कि ये इट्स वेरी यंग सॉइल एंड विच दे ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय द रिवर, जिसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट फीचर है वो उसका बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इट कंसिस्ट ऑफ वेरिंग प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, क्ले एंड सिल्ट। जो एल्यूवियल सॉइल है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, खादर सॉइल एंड बांगर सॉइल। बांगर सॉइल जो है ये थोड़ा सा पुराना सॉइल होता है, थोड़ा ओल्ड होता है, सो द फर्टिलिटी इज़ प्रिटी लेस इन बांगर सॉइल, बट द खादर सॉइल इज़ वेरी मच न्यू, सो द प्रोडक्टिविटी ऑफ द खादर सॉइल और द फर्टिलिटी ऑफ द खादर सॉइल इज़ वेरी strong. Next, we have studied the black soil. It is made out of the deposition of the lava, or it is black in color and very good for the cotton and for the peanuts. It is found in Madhya Pradesh, Gujarat, Chhattisgarh, Andhra Pradesh. It is very clay in nature, and it has very much moisture. It can hold moisture in a long term. When in summers, if you see this particular soil, you can see the number of cracks in it. By the crack, the oxygen can penetrate deeper into it, and by doing that it gets replenished by its self, and it gets replenished its nutrients altogether, so it makes it more fertile. Next is red and yellow soil. It is found in the low rainfall areas, eastern and southern part of the India. It has yellowish and reddish color. This soil lacks in nitrogenous, organic and phosphoric content. So to make it more fertile, it is very much essential to put extra nitrogen and organic elements and phosphorus into it to make it more productive and more fertile. Next हमने पढ़ा लेटराइट सॉइल, जो कि आपके जो हाई टेम्परेचर और हेवी रेनफॉल एरियाज़ में होते हैं, जो कि आपका सदर्न पार्ट है, ये वहाँ पे पाया जाता है। जो वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ये इन जगहों पर होता है। दिस इज़ नॉट वेरी मच सूटेबल फॉर द कल्टिवेशन, बट येस, इफ़ वी पुट सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स, definitely it can help to enhance its productivity. In the hilly plants in Tamil Nadu, Kerala and Karnataka, this soil is used for growing tea and coffee. So the laterite soil is good for the tea and coffee. And red laterite soil of Kerala, Andhra Pradesh and Tamil Nadu are used for growing cashew nuts. So basically you can say that laterite soil is used to grow tea, coffee and cashew nuts. नेक्स्ट नंबर पे हमारा एरिड और द डेजर्ट सॉइल, नो नीड टू एक्सप्लेन इट मोर. देर आर वेरी स्ट्रॉन्ग फीचर्स. इट इज सैंडी इन टेक्सचर. इट हैव वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ड्यू टू द हाई रेट ऑफ evaporation. Arid soil lacks humus due to the scarcity of vegetation. It cannot hold water up to a long, so it is very less productive, very less fertile, and it hardly produces anything in it. Now, forest and mountain soil, these are found in Himalayan belt covered with forest in Jammu and Kashmir, Uttarakhand and Arunachal Pradesh also. This soil has a slope, so it basically
the at the top of the place it is less fertile, but as it goes down its fertility increases. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा जो हमने पढ़ा, दैट इज़ सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल इरोजन के कॉजेज़ हमने पढ़े, जिसमें डिफॉरेस्टेशन था, जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन था, ओवर ग्रेजिंग थी, कंस्ट्रक्शन एंड डिगिंग एक्टिविटीज़ बाय मेन थी, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। टाइप ऑफ सॉइल इरोजन में हमने पढ़ा गली इरोजन, शीट इरोजन। गली इरोजन वो होता है जिसमें कि रेनफॉल की वजह से जब पानी ऊपर से नीचे आता है तो वो कई तरह के चैनल या गलीज बना देता है या नैरो नैरो पाथ बना देता है, जिसकी वजह से वो जो लैंड होती है उस पे फर्टिलिटी जो है, उस पे जो एग्रीकल्चर ग्रो करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो एक तरीके से ये भी एक तरह का सॉइल इरोजन है। शीट इरोजन में क्या होता है, जो फर्स्ट लेयर और द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल गेट्स वॉश ऑफ, सो ये भी दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ सॉइल इरोजन. Now, how we can conserve the soil? By doing the afforestation, by preserving the overgrazing of pasture land, by planting of shelter belt to check the wind force, by stubble mulching, by check dams and embankment of control water flow. By doing all these things, yes, definitely we can conserve the soil. So I'm going to bind up the chapter. I think I've made you understand the whole of the concept. But still, if you feel that there is something which is not clear, definitely you can come on your WhatsApp group. You can write down your questions and I'll be there to answer you. Thank you.